एवरीबॉडी, वेलकम टू रुद्रायस एकेडमी। मैं आभा पाठक हूँ और आज हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 में ये डिफाइन किया गया कि स्टेट किसे कहते हैं। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट किसे कहते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो संविधान के पार्ट 3 यानी कि तीसरे भाग का हिस्सा है, जिससे शुरू होता है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शुरू होता है 12 से 35 तक में। ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है और आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो अगेंस्ट स्टेट मिला है, हमको किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है। जब भी फंडामेंटल का वायलेशन होता है तो हम अगर रिट पिटीशन करते हैं तो वो किसी स्टेट के अगेंस्ट में करते हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि स्टेट कहते किसे है तो आप पिटीशन डालेंगे कैसे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट किसे कहते हैं ये बताने के लिए आज हम लोग आए हैं बहुत सारे केसेस के साथ, डेफिनेशन के साथ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका जो एक मेन डेफिनेशन है जो कि आपके एक्ट में दिया गया है वो क्या है। तो ये है आपका आर्टिकल 12 का जो डेफिनेशन है कि द टर्म स्टेट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव and legislature of union and state or local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। यानी कि इसमें 4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि कौन से स्टेट होंगे। तो पहला पॉइंट से कि द टर्म स्टेट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट, यानी कि या तो यूनियन प्लस स्टेट का क्या होगा, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, ये क्या होंगे, ये स्टेट होंगे। ठीक है। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, लोकल प्लस अदर अथॉरिटीज। इस डेफिनेशन की यही 2 बातें हैं कि यूनियन का जो है और लोकल और अदर अथॉरिटीज का। तो ये बात तो क्लियर है कि यूनियन और स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो आपकी स्टेट के अंदर आएगा। लोकल अथॉरिटीज भी क्लियर है। लोकल अथॉरिटीज आपका डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट के। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। जो आपका लोकल अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज, ये आपका डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। एक्ट के सेक्शन 331 में, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 331 में डिफाइन किया गया है कि लोकल अथॉरिटीज होता क्या है। तो बेसिकली जो लोकल अथॉरिटीज है वो जैसे होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला पंचायत लेवल पे होता है, म्यूनिसिपल बोर्ड होते हैं। तो इस तरह के जो भी अथॉरिटीज होती हैं उन्हें कहते हैं लोकल अथॉरिटी, यानी कि बहुत ही रूरल स्तर पे, जैसे कि विलेज पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी, एज आई टोल्ड यू। तो वो सारी हमारी लोकल अथॉरिटीज में आएंगी। तो कंफ्यूजन कहाँ आता है, कंफ्यूजन आता है आपका अदर अथॉरिटीज पे। और जो मैं केसेस आपको बताऊंगी वो सारे केसेस जो है वो अदर अथॉरिटीज पे ही आएंगे। यहाँ तो इसका जो डेफिनेशन है वो तो दिया भी नहीं गया है कहीं। तो जो अदर अथॉरिटीज है वो कैसे हमको पता चलेंगे, तो वो केस लॉस के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि अदर अथॉरिटीज में कौन सी अथॉरिटीज स्टेट के अंदर आएंगी और कौन सी अथॉरिटीज स्टेट के अंदर नहीं आएंगी। तो अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी अथॉरिटीज स्टेट होंगी, कौन कौन सी अथॉरिटीज स्टेट नहीं होंगी, और क्या पॉइंट्स होंगे कि उन्हें हम स्टेट के अंदर रखेंगे और स्टेट के अंदर नहीं रखेंगे।
अब आइए चलते देखते हैं कि अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट होंगी और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट नहीं होंगी। इसे समझने के लिए ऐसा कोई डेफिनेशन क्लॉज नहीं दिया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कहीं और। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो केसेस इसके आते जाएंगे, उस केसेस के बेसिस पे ही आप समझ पाएंगे कि अदर अथॉरिटीज़ को और जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी। ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, किसी किसी केस में तो एकदम से बता दिया गया है कि ये इस केस इसमें नहीं आएंगे, और किसी में बता दिया गया है कि कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं उस केस के अंदर कि ये पॉइंट्स होंगे तो आपका स्टेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला केस है जो कि अदर अथॉरिटीज पे आया था, उसमें सबसे पहला केस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस है। जो फर्स्ट केस है आपका वो आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये केस आपका आया था 1954 में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसके फैक्ट ये थे कि इस यूनिवर्सिटी में लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था, तो लड़कियों ने कहा कि ये तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, जबकि आर्टिकल 15 में कहा गया कि सेक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम यहाँ पे इस जस्टिम जेनरस का रूल लगाएंगे। ये जस्टिम जेनरस, जो लॉ वाले होंगे वो तो इसे जानते होंगे, और जो लॉ वाले नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस जस्टिम जेनरस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक जैसा ही। जस्टिम जेनरस का मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ बस, ट्रक, ऑटो, तो आगे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही नाम आएगा, ऑफ द सेम काइंड। अगर मैं कहूँ पेंसिल, पेन, ऐसा कुछ कहूँ तो आगे भी उसी लिखने पढ़ने का ही आएगा, तो उसे कहते हैं जस्टिम जेनरस, यानी कि ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो हम लोग पीछे देखे थे कि उसके जो डेफिनेशन क्लॉजेस थे आर्टिकल 12 की, उसमें कहा गया था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, इतना था, और लोकल अथॉरिटीज। तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, तो अगर हम ये इस जस्टिम जेनरस का रूल लगाते हैं तो यहाँ पे भी किसी अदर गवर्नमेंटल बॉडी का ही नाम आना चाहिए, यानी कि वो ऐसी बॉडी आनी चाहिए जिससे जो गवर्नमेंटल फंक्शन करती हो। लेकिन ये जो कॉलेज है वो किसी गवर्नमेंट के अंदर का नहीं आता, वो गवर्नमेंटल फंक्शंस नहीं करता है। तो इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग, इस जस्टिम जेनरस के अकॉर्डिंग, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट नहीं मानेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये रूल लगाया और ये कहा कि अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल फंक्शन, तो वो आएगा स्टेट के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो कोई भी गवर्नमेंटल फंक्शंस को एंटरटेन नहीं करती है, दैट इज व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट ए स्टेट, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस जस्टिम जेनरस के अकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट केस है एक उज्जमबाई का, उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैं ऐसे नंबरिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग नंबरिंग करके केस का लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब ऐसे छांट करके केसेस को लाई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो आप लोग प्लीज़ केस का नंबरिंग कर लीजिएगा और इस केस को लिख लीजिएगा। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया कि ये जो इस जस्टिम जेनरस का रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल टू डिसाइडिंग द एनी अथॉरिटी टू बी स्टेट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस जस्टिम जेनरस का रूल उज्जमबाई में एप्लीकेबल नहीं किया गया, और यहाँ पे ये बिल्कुल मना कर दिया गया कि ये रूल जो है वो आगे इंटरटेन नहीं होगा। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं।
नेक्स्ट केस है आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। और इस केस में कहा गया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो एक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बनाई गई है, यानी कि वो एक इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। दैट इज वाई ये स्टेट के अंदर फॉल करेगा। ये चाहे गवर्नमेंटल फंक्शन करती हो या फिर क्वासी गवर्नमेंटल, इसलिए इसके जो फंक्शंस है वो गवर्नमेंटल क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस होंगे। दैट इज वाई राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में कहा गया था कि ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये स्टेट के अंदर फॉल करेगा। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग बताएंगे कि एकदम सीधे बताया गया कि कौन सी जो अथॉरिटीज है वो स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर फॉल करेंगी। नेक्स्ट केस है आपका सुखदेव वर्सेस भगत राम। सुखदेव वर्सेस भगत राम, कई केसेस में एकदम सीधे बता दिया गया है कि ये चीजें या ये अथॉरिटी स्टेट के अंदर फॉल करेंगी, और कई में बता दिया गया है कि पॉइंट्स क्या क्या होंगे जिसके अंदर आप ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर इट विल बी स्टेट और नॉट। तो सुखदेव वर्सेस भगत राम में ये कहा गया था कि LIC, IFSC एंड ONGC, LIC, IFSC एंड ONGC, ये तीनों जो बॉडीज हैं वो एक तरह से सॉवरेन पावर का फंक्शंस करती हैं और गवर्नमेंटल अथॉरिटी के अंतर्गत, मतलब गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बनाई गई हैं। दैट इज वाई ये सारे तीनों अथॉरिटीज स्टेट के अंदर फॉल करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एकदम सीधे बता दिया गया है किसी किसी केसेस में कि कौन कौन सी बॉडी जो है वो स्टेट के अंदर फॉल करेगी। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है एक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बनाया गया था, दैट इज वाई दिस विल बी फॉल अंडर दिस स्टेट। और सुखदेव वर्सेस भगत राम 1975 इस केस में ये बताया गया था कि LIC, IFSC एंड ONGC विल फॉल अंडर द स्टेट। एंड नेक्स्ट केस है, अब नेक्स्ट केस और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है आपका RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। इस केस में आपको 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी फैक्ट में वो 6 पॉइंट्स है तो वो स्टेट होंगे, और अगर वो पॉइंट्स नहीं है तो वो स्टेट नहीं होंगे। वो 6 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है कि शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, जो अथॉरिटी का शेयर कैपिटल है वो स्टेट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द स्टेट सो मच टू मीट इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का कंट्रोल। पब्लिक इंपॉर्टेंस क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस, यानी कि उस अथॉरिटी का जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उस अथॉरिटी में पब्लिक इंपॉर्टेंस भी है और वो जो अथॉरिटी है वो क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंटल फंक्शन से। और नेक्स्ट है कि और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, यानी गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट को ही कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट है कि स्टेट प्रोटेक्शन मोनोपोली स्टेट, यानी कि जो स्टेट है वो उसके मोनोपोली स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर किसी भी फैक्ट में ये 6 पॉइंट्स आपके होंगे तो कहा जा सकेगा कि वो जो अथॉरिटी है, जो एंटिटी है वो स्टेट कहलाएगी, अदरवाइज वो स्टेट नहीं कहलाएगी। लेकिन नेक्स्ट के केसेस में इसे भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। तो आगे नेक्स्ट केस पे देखते हैं। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। उस 6 पॉइंट्स को देखने के बाद अगला केस है आपका सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में ये कहा गया था कि पब्लिक अथॉरिटी इज अ बॉडी दैट परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस, यानी पब्लिक अथॉरिटी वो बॉडी है जो कि पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये केस आया था 1980 में। और इसमें ये कहा गया था कि मैंने बताया था कि सीधे तौर पर कोई केस ऐसे हैं जिसमें ये बता दिया गया कि ये एंटिटी या ये अथॉरिटी वो स्टेट के अंदर फॉल करेगी। और सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सीधे तौर पे ये बता दिया गया था कि इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज अ स्टेट। ये केस आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इस केस में सीधा बता दिया गया था कि जो इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इस केस में अभी मैंने पीछे बताया था कि जो आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस था उसमें जो पॉइंट्स बताए गए थे वो पॉइंट्स कंक्लूसिव पॉइंट्स नहीं थे, वो सिर्फ एक तरह का इंडिकेशन था कि अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तो वो स्टेट आएगा, स्टेट के अंदर फॉल करेगा। अगर वो सारे पॉइंट्स हों भी लेकिन अगर कोई नया आ गया पॉइंट्स क्या वो स्टेट के अंदर नहीं आ सकता है तो उन पॉइंट्स के होते हुए भी कोई एंटिटी स्टेट के अंदर फॉल नहीं करेगी। वो पॉइंट जो आर.डी. शेट्टी के केस में बताए गए थे जस्ट फॉर एन इंडिकेशन था, ठीक है, वो कंक्लूसिव पॉइंट्स नहीं है। और अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में एग्जैक्टली यही हुआ कि ये बताया गया कंक्लूसिव टेस्ट शुड बी फैक्ट, यानी कि जो कंक्लूसिव टेस्ट है ये बताने का कि कोई बॉडी स्टेट है या नहीं, कंक्लूसिव टेस्ट शुड बी फैक्ट, यानी कि कोई एंटिटी स्टेट है या नहीं ये बताने के लिए जो कंक्लूसिव टेस्ट होगा वो उस केस का फैक्ट होगा, ना कि आर.डी. शेट्टी का दिया गया पॉइंट्स। ये बताया गया था इसमें कि आर.डी. शेट्टी पॉइंट्स आर नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992। एनसीईआरटी के नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये केस किसके बारे में है, तो ये केस एनसीईआरटी के बारे में था कि एनसीईआरटी स्टेट है कि नहीं। तो इस केस में ये बताया गया कि एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट, एनसीईआरटी एक स्टेट नहीं है। और ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कि दिया गया है सीधे तौर पे डायरेक्टली बताया गया कि ये सारी एंटिटी स्टेट के अंदर फॉल नहीं करती है तो वो केसेस आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग वो केस जरूर से याद रखिएगा। आर.डी. शेट्टी में बताया गया था 6 पॉइंट, तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी सोम प्रकाश में बताया गया कि इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आपका स्टेट है, ये सीधे तौर पे बता दिया गया, तो ये केस आप लोग याद रखिएगा। चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी के केस में ये बताया गया कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये केस भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस आ जाता है आपका प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। जैसा कि हमने पहले केस में देखा था आर.डी. शेट्टी के कि उनके केस में भी 6 पॉइंट्स बताए गए, तो प्रदीप कुमार विश्वास के भी केस में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर वो फंक्शनली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली द बॉडी वॉज अंडर डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट है तो वो स्टेट के एम्बिट में फॉल करेगा, आर्टिकल 12 में फॉल करेगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फंक्शनली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई भी उस पर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल स्टेट का है तो वो जो अथॉरिटी है, जो एंटिटी है, वो आर्टिकल 12 में स्टेट के अंदर में फॉल करेगी। आपका नेक्स्ट केस आ जाता है 10वां केस, जिसे कहते हैं जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है आपका 2005 का और बहुत ही सिंपल केस है। इस केस में ये बताया गया था कि बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, तो इसमें बताया गया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, इज नॉट स्टेट। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमें स्टेट की अगेंस्ट में ही मिले हैं। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है, अगर हम ये बाइफरकेट कर पाएंगे तो हम लोग ये भी, तो अगर कोई भी अगर वॉल्यूशन होता है तो स्टेट के अगेंस्ट ही केस करना पड़ेगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट होता क्या है। 3 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर थी कि यूनियन और स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट के अंतर्गत में आता है, पार्लियामेंट हो या फिर लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट के एम्बिट में फॉल करेंगी। नेक्स्ट क्या था? लोकल अथॉरिटीज़,
लोकल अथॉरिटीज़ भी आपकी स्टेट के एम्बिट में फॉल करेगी। अब जो रूरल एरियाज पे होते हैं, जिला पंचायत होता है या फिर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोकल अथॉरिटीज़ में आती है और लोकल अथॉरिटीज़ भी स्टेट के एम्बिट में फॉल करेगा। जो लोकल अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन है वो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 331 में मिल जाएंगी। और जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आता है अदर अथॉरिटीज का। तो अदर अथॉरिटीज में मैंने आपको 10 केसेस के बारे में बताए हैं कि 10 केस में क्या कहा गया है। किसी केस में सीधा बता दिया गया है कि जैसे कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, और जैसे सोम प्रकाश में बताया गया था कि इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टेट है। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस में ये बता दिया गया कि कौन स्टेट है। किसी केसेस में आपको पॉइंट्स दे दिए गए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि प्रदीप कुमार विश्वास में आपको पॉइंट्स दिया गया था, आरडी शेट्टी में आपको पॉइंट्स बता दिए गए थे कि ऐसे पॉइंट्स होंगे तो किसी फैक्ट के तो वो स्टेट बनेंगे। लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट ये पॉइंट्स कंक्लूसिव नहीं है। दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव पॉइंट टू डिसाइड द वेदर इट इज अ स्टेट और नॉट। तो आपको पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है उतनी। हाँ, ये किस केस में कहा गया है ये केस याद रखने की जरूरत है, बशर्ते आप उस केस के फैक्ट को देखें। अगर फैक्ट का जो भी सारे फैक्ट है अगर वो स्टेट के एम्बिट में फॉल करते हैं तो वो जो एंटिटी है वो स्टेट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल 12 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।